एक हास्य कवि एक डायग्नोस्टिक डॉक्टर होता है जो आपके रोग का पता लगाता है, फिर उसकी दवा देता है। तो एक डॉक्टर जिस तरह से है उसी तरह से एक हास्य कवि है। आदमी कितनी देर नंगा रह सकता है? थोड़ी देर, है ना? फिर उसको कपड़ा पहनना ही है। आदमी कितनी देर गाली बक सकता है? ठीक, उसके बाद उसको गाली रोकनी ही है। इसी प्रकार से आदमी कितनी देर तक बिलो डिग्निटी रह सकता है, उसको डिग्निटी पे आना ही पड़ेगा। तो ये जो चाहे कपिल शो में होने वाली वल्गर बातचीत हो, मैं उसका भी बहुत मुखर विरोध करता हूँ और मुझे पसंद नहीं है। पति ने कहा पत्नी से, सुनो तुम देखने में बेवकूफ़ लगती हो लेकिन हो नहीं। पत्नी ने कहा बस हम में और आप में यही अंतर है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो, कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। आशा की टॉर्च जलाते रहो, कभी न कभी सफलता का टारगेट उसके सामने आ जाए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा कि हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। यानी कि आप हमसे अक्सर आके बातचीत करते रहिए, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैखाना बना रहे। हंसना कितना ज़रूरी है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवाबों के शहर लखनऊ में रहने वाले हास्य कवि डॉक्टर सर्वेश अस्थाना राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान और फिर उसके बाद विश्व के कोने कोने में सिर्फ इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि लोगों का मानसिक तनाव दूर कर सकें, उनको हंसा सकें और जो उनकी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं, कुछ पल उससे बाहर निकालकर उन्हें एक दूसरी दुनिया में ले जा सकें। 1 मई को विश्व वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कितना ख़ास है और आज युवाओं में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा तनाव हो गया है, उस तनाव को कैसे रिलीज़ करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, #भारत में स्वागत है समय देने के लिए। पहला सवाल तो सबसे पहले तो मैं #भारत को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसे दिवस की याद रखी है जो बहुत आवश्यक है, मुस्कुराहट बहुत आवश्यक है। मैं #भारत को बधाई से बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। सर वर्ल्ड लाफ्टर डे 1 तारीख को मनाया जाता है, 1 मई को। आप हास्य कवि हैं। कवि बहुत सारे होते हैं और अक्सर देखा जाता है कवि जैसे श्रृंगार रस के कवि हुए या जो आलोचना जो करते हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने ये हास्य का फील्ड क्यों चुना? देखिए फरीद जी, आपको खाने की ज़रूरत कब पड़ती है आप बताइए? जब आपके पास खाना नहीं होता है, ठीक है। आपको कपड़ों की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपके पास कपड़े नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जो मानसिक खुराकें हैं उनमें से मुस्कुराहट, खुशी और आनंद, ये तभी आदमी चाहता है जब उसके पास वो लैक करता है, कम होती है, नहीं होती है। तो जैसा आपने शुरू के इंट्रोडक्टरी अपनी स्पीच में बोला है कि आज तनाव बढ़ता जा रहा है, तो जब तनाव बढ़ेगा तो मुस्कान घटेगी, जब मुस्कान घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो यही है विश्व लाफ्टर दिवस जो है 1 मई, वो इसीलिए कुछ कंसीव किया गया होगा कि संसार में मुस्कुराहट ही मुख्य है, तो उसको मुख्य बनाने के लिए ये दिवस है। हास्य कवि के हास्य के क्षेत्र में कवि कम मिलते हैं, जैसे अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे उसके। एक तो ये सवाल है कि इसका क्या कारण है, क्यों लोगों को लगता है कि हास्य के क्षेत्र में इतनी मकबूलियत नहीं मिलती है या श्रोता इतना पसंद नहीं करते हैं? नहीं, जहाँ तक मकबूलियत की बात है तो मकबूलियत तो मिलती है, मारूफियत भी मिलती है, यानी परिचय भी मिलता है, लोकप्रियता भी मिलती है। और हास्य थोड़ा कठिन है। हास्य
लिखने के लिए, हास्य कवि बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने सामने वाले के दर्द का एहसास होना चाहिए। एक हास्य कवि एक डायग्नोस्टिक डॉक्टर होता है जो आपके रोग का पता लगाता है, फिर उसकी दवा देता है। तो एक डॉक्टर जिस तरह से है उसी तरह से एक हास्य कवि है। कठिन हर काम है। पत्रकारिता आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, है ना। हमारे कैमरामैन साहब जो हैं वो कैमरा चला रहे हैं, मुझे तो कैमरा पता ही नहीं है कि कैसे चलता है, मैं उसको बिगाड़ दूंगा। तो इसी तरह से कठिन नहीं है, बस आपको डायग्नोस करने की ज़रूरत है। अगर हास्य की जिस बात करें तो आजकल कॉमेडी के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, टीवी पर चलते हैं, अब ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। उसमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एक अभद्रता आ गई है, एक अश्लीलता ने जगह ले ली है। तो हास्य का माना हमेशा ये होता था कि आप परिवार के साथ बैठ के देखें, उसको एंजॉय करें। अब शर्म आती है कि लोग घर के साथ बैठ के देखें। तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आदमी कितनी देर नंगा रह सकता है? थोड़ी देर, है ना। फिर उसको कपड़ा पहनना ही है। आदमी कितनी देर गाली बक सकता है? ठीक, उसके बाद उसको गाली रोकनी ही है। इसी प्रकार से आदमी कितनी देर तक बिलो डिग्निटी रह सकता है, उसको डिग्निटी पे आना ही पड़ेगा। तो ये जो इस समय जो लाफ्टर के जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें द्व्यर्थी बातें करके तमाम सारे लोग जो है बहुत बड़े बड़े शो लेकर के आते हैं, तो उनकी लॉन्गिविटी नहीं है, उनका स्थायित्व तो नहीं है। वो दिखाई तो पड़ते हैं, पुच्छल तारा चमकेगा बहुत तेज़, लेकिन वो ध्रुव तारा नहीं बन पाएगा। ध्रुव तारा तो वही बनेगा जिसके भीतर अपनी रोशनी है। तो ये जो चाहे कपिल शो में होने वाली वल्गर बातचीत हो, मैं उसका भी बहुत मुखर विरोध करता हूँ और मुझे पसंद नहीं है। और इसी तरह के जो कवि के नाम पर कुछ भोंडे लोग मंच पर आ गए हैं, मैं उनको भी मान्यता नहीं देता हूँ। मैं विशुद्ध हास्य को मान्यता देता हूँ। हास्य आनंद की यात्रा कराता है और आनंद परमानंद की यात्रा कराता है। परमानंद जो होता है वो खुदा के आसपास की चीज़ है, ईश्वर के आसपास की चीज़ है। अगर आपको ईश्वर के पास पहुंचना है, खुदा के पास पहुंचना है, जहां सब कुछ अच्छा है, तो आपको आनंद और मुस्कान के साथ ही रहना पड़ेगा और अभद्रता कभी नहीं चलेगी। एक बात और कह देता हूँ पौराणिक संदर्भों से। शिशुपाल का नाम आपने सुना होगा, कृष्ण जी के समय बुआ का बेटा था, तो गालियाँ दे रहा था श्री कृष्ण जी को, तो 100 गालियाँ माफ़ की गई। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ने चक्र चला दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था। तो अभद्रता की एक सीमा है, उसके बाद उसको कोई स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी लॉन्गिविटी नहीं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहेंगे अस्थाना जी कि जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं अपनी कविताओं के लिए, तो बीच बीच में कुछ कविताएं भी सुनाते रहिए बातचीत के दौरान, ताकि हमारे दर्शक को थोड़ा सा और ज़्यादा ही ये जो है इंटरव्यू अच्छा लगे। हाँ, अब जैसे ये इंटरव्यू क्या है, ये मेरी बातचीत है, मेरे मन की बातें आपके पास पहुंच रही हैं और हास्य जो है वो बिखरा पड़ा है। लोग चुटकुलों का विरोध करते हैं, लेकिन मैं चुटकुलों का विरोध नहीं करता हूँ। चुटकुला एक ऐसा गद्य संवाद है जो चुटीले कुल का सदस्य है, इसीलिए उसका नाम चुटकुला कहा गया है। चुटीले कुल का जो है वो चुटकुला है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे आप समझिएगा, हमारे श्रोता भी दर्शक भी समझेंगे कि पति ने पत्नी से कहा कि तुम देखने में बेवकूफ़ लगती हो, लेकिन तुरंत वो डर गया कि भाई ये तो मेरी पत्नी है, तो तुरंत उसने बात संभाली। अब पूरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा कि पत्नी भी किस तरह से जवाब दे सकती है। परिहास है इसमें। पति ने कहा पत्नी से, सुनो तुम देखने में बेवकूफ़ लगती हो लेकिन हो नहीं। पत्नी ने कहा बस हम में और आप में यही अंतर है ना। अब देखिए ये क्या है, ये परिहास था। पति ने पत्नी को छेड़ा, पत्नी ने पलट करके छेड़ा, तो अब इसमें जो मुस्कान निकली ये शुद्ध और पवित्र मुस्कान है ना। तो इस तरह से चलता है। अब जैसे मैंने पत्नी पर या हास्य जो कविताएं लिखी, मैंने प्रेमिका पर लिखी, प्रेम पर लिखी, तो मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ जो मेरी बहुत प्रसिद्ध हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए,
मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूँ कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए, है ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें उत्फुल्ल हास्य है। एक प्रेमी जो है प्रेमिका को इस तरह से हास्य के ढंग से छेड़ रहा है, इसमें अश्लीलता कहीं नहीं है, इसमें कहीं कोई द्व्यर्थी बात नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कविताएं चलती रहती हैं। अस्थाना जी, आप जो कविताएं लिखते हैं हास्य की या मंचों पे जो अपना जो मन की बात जब शेयर करते हैं, तो पत्नी को लेकर अक्सर चाहे तंज करते हैं या वो हास्य कवि में, तो कभी घर में जो जैसे हम कहें भाभी जी बोले या आपकी अर्धांगिनी, उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया, क्यों भाई सिर्फ औरतों की टांग खींचते रहते हो? देखिए, पत्नी से ज़्यादा निकट कोई नहीं होता है, और जो सबसे ज़्यादा निकट होता है उसके प्रति सारे भाव होते हैं। वो मित्र भाव भी होता है, सखा भाव भी होता है, और अभिभावक भाव भी होता है, सारे भाव होते हैं। तो आप जिसके सबसे निकट होते हैं आप उसी से छेड़खानी कर सकते हैं, है ना। आप अभी मेरे साथ छेड़खानी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपसे एक तो बड़ा हूँ, मेरी आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन आप जो गुप्ता जी जो कैमरामैन हैं, आपके दोस्त हैं, आप इनसे छेड़खानी भी कर देते होंगे, तफरीह भी कर लेते होंगे। तो जो आपके निकट है उसी को छेड़ा जा सकता है, और आप उसी को छेड़ते हैं जिससे आपको ख़तरा नहीं होता है। तो पत्नी पर लोग इसीलिए कभी बोलते हैं कि भाई पत्नी कुछ कहेगी तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में झिड़क लेगी, है ना। तो पत्नी एक सेफ टूल है जिसके ऊपर हम हाथ से करते हैं, सॉफ्ट टारगेट है जिस पर हम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मजाक के पीछे पत्नी के लिए उपहास छुपा हो। पत्नी का सम्मान उसी तरह से है, उसके प्रति प्रेम उसी तरह से है, बस उसके माध्यम से हम अपने को थोड़ा प्रसिद्ध कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि आज के समय में यूथ हमारा जो है कई तरीके की चीज़ों में उलझा रहता है, कोई शिक्षा को लेकर, कोई रोज़गार को लेकर, कुछ ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते हैं तब भी उलझे रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की बात जो होती है कि डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है, और ख़ासकर कोविड के बाद से एक अलग स्थिति देखी जा रही है, तो उनको लेकर क्या कहेंगे, कैसे वो इन चीज़ों से बाहर उभरें? देखो, एक तो मैं हैशटैग भारत के माध्यम से भारत के और विश्व के सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि नकारात्मकता, उदासी और पलायन ये किसी भी चीज़ का निदान नहीं है। मतलब दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू सर्च आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि प्रत्येक समस्या का समाधान है, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो आपसे, मैं तो हाथ से कभी तो मैं भी कह सकता हूँ, चाहे आपकी प्रेमिका आपसे रूठ गई हो, उसको मनाना हो, तो उसका समाधान है। और अगर समाधान नहीं है, ये समस्या शायद ज़्यादा गंभीर है प्रेमिका वाली। अब प्रेमिका वाली समस्याएं तो आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को हैं, क्योंकि वो प्रेमियों की तलाश में रहती हैं। उनको भी एक अच्छा प्रेमी चाहिए जो उनको पिज्ज़ा बर्गर खिलाए, जो उनको मॉल टहलाए, जो उनको गिफ्ट दिलाए। अच्छा, हम लोग थोड़ा उससे पुराने हैं, तो हम लोग उस तरह के प्रेमी नहीं बन पाए कि मॉल में टहलाएं। हम लोग छतों से एक दूसरे को देख लिया कर। नहीं, कबूतर वाले तो मुग़ल आज़म में थे, हम मुग़ल आज़म भी नहीं हैं। हम लोग छतों पर से देख लिया करते थे और अपने आप को प्रेमी मान लिया करते थे, और अपने आप उसको प्रेमिका मान लेते थे, भले उसको पता है या नहीं है। जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त था, तो हम लोग कैसे प्रेम करते थे। मान लो हम हैं, हमारा दोस्त है, तो हम दोनों खड़े हैं, सामने से दो लड़कियां आ रही हैं, एक नीला सूट पहने, एक लाल सूट पहने। तो हम कहते थे, यार रमेश देख, नीली वाली तेरी, लाल वाली मेरी। उन लड़कियों को पता भी नहीं कि ये दो आशिक खड़े हैं, उनको ज़िंदगी भर पता भी नहीं चलता था बस कि वो किसी की प्रेमिका बन चुकी, वो निकल गई, और हमारा जो है प्रेम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। अब किसी दूसरे हरे सूट वाली को देखने लगते थे। तो हम लोग कभी इस तरह से इन चक्करों में नहीं पड़े। लेकिन आज क्या है, जो युवा है वो थोड़ा परेशान है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसके अपने खर्च हैं जो पेरेंट्स से नहीं मांग सकता, और इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन इलाज नहीं है, उसका सलूशन तलाशते हैं, मिल के तलाशते हैं। आप हमसे बात करिए, हमसे खूब यूथ हमसे बात करते हैं, हमसे मिलने आते हैं, वो अपनी समस्याएं रखते हैं, मैं उनकी समस्याओं का जितना निराकरण हो सकता है मैं करता हूं, और वो उससे जो है संतुष्ट भी होते हैं और फिर खुश भी होते हैं, और आगे उनको सफल भी होना होता है।
तो यही मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि निराशा मत लाओ, आशा की टॉर्च जलाते रहो, कभी न कभी सफलता का टारगेट उसके सामने आ जाएगा। हमारे एक मित्र हैं, जब उनसे बात हुई, हमने कहा सर्वेश जी से जाना है बात करने, तो उनको कविताओं में दिलचस्पी थी। तो उन्होंने कहा कि आज अब आने वाले समय में मंचों का जो उपयोग है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसकी जगह डिजिटल ने ले लिया है। तो क्या अगर हम लोग कवि बने या हास्य कवि, वो अक्सर आपको सुनता है, तो कितना भविष्य हमारा सिक्योर है? देखो क्या है कि जो मंच है, जो लाइव है, उसका तो मज़ा ही अलग है। अब आप हमसे सीधे बात कर रहे हैं, अगर वही आप ऑनलाइन हमसे जूम पर बात करते तो न तो हम इतना खुल के जवाब दे पाते, ना आप इतना इंटरेक्ट होकर हमसे बात कर पाते। तो मंच का तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ये जो डिजिटल चीज़ें आई हैं, ये लॉन्गिविटी इनकी भी है, क्योंकि ये पड़ी रहेंगी, उस पर गूगल पे पड़ी रहेंगी, आपके यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी, आपके चैनल पड़ी रहेंगी, लेकिन जो लाइव का मज़ा है वो नहीं है। और मैं तो चाहूँगा फरीद साहब कि आप हास्य कवि बनिए और मुझसे मिलिए, मैं आपको मंच भी दूंगा, प्लेटफॉर्म भी दूंगा और कवि सम्मेलन में पैसे भी दिलाऊंगा। आपका आशीर्वाद मिला तो ज़रूर हम लोग जो है कविता की दुनिया में आगे भविष्य ज़रूर अपनाएंगे। सवाल एक ये भी है कि सर्वेश जी, कि आजकल कवि जो हैं, मतलब जैसे एक है किसी भी फील्ड के हों, अब वो सीमित होते जा रहे हैं, यूथ कविता के उसमें इतना आ नहीं रहा है। तो इस मतलब जो एक सभ्यता है, एक परंपरा है, इसको बचाए रखने के लिए क्या करना होगा? मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि कविता जो है ना, वो हृदय का भाव है, और हृदय कभी मरता नहीं। जब तक इस दुनिया में, इस सृष्टि में एक भी हृदय ज़िंदा रहेगा, कविता ज़िंदा रहेगी। मैं लखनऊ में हूँ, आप जानते हैं। नहीं, लखनऊ एक बस मैं बीच में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ज़माने में लखनऊ में बहुत मुशायरे हुआ करते थे, और आज मुझे लगता है कि अब सालों कोई मुशायरा नहीं होता है। तो इस निस्बत से मैंने ये बात कही। हाँ, जिस निस्बत से आपने बात की, मैं उसी निस्बत से जवाब दे रहा था। क्या था, पहले जो नशिस्तें होती थी, जिनको हम गोष्ठी कहते हैं, लोगों के घरों पे होती थी, और हमारे जैसे यूथ जो अब से 30 साल पहले बिल्कुल युवा कवि थे, वो उन नशिस्तों में जाते थे, गोष्ठियों में जाते थे, सीनियर्स के सामने हम सुनाते थे। तब महंगाई नहीं थी, हम चवन्नी में चारबाग से इंदिरा नगर आ जाते थे बस से। अब हमको अगर चारबाग से इंदिरा नगर आना है तो हमें कम से कम 100 रुपये देने पड़ेंगे, अगर हम सेफ़ यात्रा करना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि जब अर्थ आ गया, पैसा आ गया, और पैसे के साथ साथ जीवन के संघर्ष बढ़े। जो असली बात है वो जीवन के संघर्ष बढ़े। पहले आदमी के पास समय होता था, ज़रूरतें कम होती थी, कम सुविधाएं थी, लेकिन आनंद था। लेकिन आज क्या है, ज़रूरतें बढ़ गई हैं ज़बरदस्ती की, उसके लिए जद्दोजहद बढ़ गई है, उसके लिए संसाधन कम हो गए हैं। तो आदमी हर समय संसाधन तलाशने में लगा रहता है। कविता लिखने वाले, शायरी लिखने वाले आज भी बहुत हैं, और वो चलता रहेगा। मुझे जब मैं नया आ रहा था तो मेरे सीनियर कह रहे थे कि अब तो कवि सम्मेलन और मुशायरे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरे टाइम में और ज़्यादा बढ़े। और जो हमारे बाद की पीढ़ी आई है वो अपने लेवल पर कार्यक्रम कर रही है। हाँ, वो जो बड़े मुशायरे, जिनको उर्दू में कहते हैं बैनुल-अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय या ऑल इंडिया मुशायरे, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, उसमें कवि सम्मेलन तो हो रहे हैं, लेकिन मुशायरों की संख्या थोड़ी कम हुई है। ये मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ। जबकि उर्दू की मिठास, उर्दू की जो लताफत है, जिसको कहते हैं मजाकियापन, जो उसकी मिठास है, वो बहुत मजबूत है, उसको ज़िंदा रहना चाहिए। और हम तो पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में हमने हिंदी कविता के लिए सृजन कार्यक्रम की मैंने नींव डाली, जिसको 121 महीने हो गए। इस महीने हमने उर्दू के लिए एक नींव डाली है, काफ़िया रदीफ़ नाम का हम प्रोग्राम एक शुरू किया हमने। 4 कार्यक्रम उसके भी हो चुके हैं। हर महीने हम उर्दू का भी करते हैं, जिसमें नई नस्ल को हम आगे ला रहे हैं, पुरानों को बिठा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब बढ़े, और ये सब चीज़ बहुत खुशगवार वातावरण में हो। मुस्कुराती ज़िंदगानी चाहिए, मुस्कुराती ज़िंदगानी चाहिए, ज़िंदगानी में रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो अगर वो आपके साथ है तो आपकी ज़िंदगी मुस्कुराहटों से भरी रहेगी।
बस हम चाहेंगे चलते चलते कि हम कुछ कविताएं और कुछ हास्य की कविताएं जो है आपसे सुन सकें, जो हमारे श्रोताओं तक आप खासकर लाफ्टर डे के लिए पहुंचाएं। अगर आपके जहन में भी कोई और सवाल आ रहा हो तो आप वो सवाल भी पहले कर लें। चलते चलते तो मैं कविता सुना दूंगा, लेकिन अगर आपके जहन में कोई और सवाल कौंध रहा हो तो आप। सवाल तो है एक, तो पहली बात सबसे बड़ा, जब मैं आपके अक्सर जो है प्रोग्राम्स देखता हूँ, मुझे आपका एक वो बहुत पसंद आया था प्रोग्राम की शादी का, जो आपका विज्ञापन का था, जो मैं आपने एक टीवी चैनल के मंच पे साझा किया था। तो अच्छा, एक चीज़ ये है कि इस तरीके के थॉट्स पैदा कैसे होते हैं? अब क्या होता है, जो रचनाकार है, जैसे आप पत्रकार हैं तो आप क्रिएटिव हैं, आपके जहन में आया कि लाफ्टर डे है, अस्थाना जी से बात की जाए, तो एक क्रिएशन है। आप चारों तरफ देखते हैं, उससे आप क्रिएट करते हैं। ऐसे ही हम भी चारों तरफ देखते हैं, उससे क्रिएट करते हैं। तो ये जो शादी का विज्ञापन है, अच्छा हुआ आपने यही टॉपिक छेड़ दिया, मैं यही कविता भी सुना दूंगा। क्या था, ये सत्य घटना पर आधारित है। अच्छा, ये भी है। हाँ, सत्य घटना पे है। मेरी शादी का सिलसिला चल रहा था, तो मेरे हिसाब से लड़की नहीं मिल रही थी, या जिससे मेरी शादी होनी थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो अखबार में मेरी शादी का एक विज्ञापन दिया गया, मैट्रिमोनियल। तो मुझे सोच सोच के बहुत हंसी आती है। तो उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो अखबार की कंपोजिंग मिस्टेक से 82 साल छप गई। 88 जो 28 था वो 82 हो गया। तो वो छप के आया विज्ञापन, हमने देखा तो बड़ी निराशा हुई कि अब तो शादी नहीं हो पाएगी, अब 82 साल का, अब कोई मेरे लिए क्या प्रपोज़ल आएगा। तो लेकिन मेरे लिए प्रपोज़ल्स आए थे, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो मैंने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 82 से 80 साल थी उस समय। तो हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया? तो उसी से ये कविता तैयार हुई थी। मैं #भारत को अपनी ये बहुत प्रसिद्ध कविता भेंट करता हूँ। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को टेंडर नोटिस कहते हैं, इसलिए मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे ख़रीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने ज़ोर आजमाने लगे। अब मुझे ख़रीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने ज़ोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, टेंडर्स आ रहे हैं, आ ही सकते हैं। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। अब देखिए हाथ से कहाँ से निकलता है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। किराए के कहाँ बेचे दे रहे थे, कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। तो अब भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता इस्माइल मैन दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। तब इसमें क्या है, इस कविता में हमने एक समस्या उठाई। मैंने ये पूरी कविता नहीं सुनाई क्योंकि बहुत लंबी है, तो इसमें मैंने दहेज की समस्या उठाई थी, और अंत में ये पैथास पे ख़त्म हो रही है, करुणा पे ख़त्म हो रही है। और हास्य व्यंग्य का जो असली तेवर और कलेवर होता है वो मुस्कुराहट से शुरू हो और करुणा पे ख़त्म हो। मैंने देश विदेश में जहाँ भी अपने शो किए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 18-20 देश हो चुके होंगे, और हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। और हास्य व्यंग्य को लोग बहुत प्रेम से लेते हैं मंच पर, और मुझे लगता है कि हास्य ज़िंदा रहेगा, और हमेशा हमारा दिन जो रोज़ है वो विश्व लाफ्टर दिवस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रोज़ खुश रहेंगे तो रोज़ हम सफल होंगे।
मैं चाहता था अंत में आप कोई एक दो पंक्तियाँ सुना दें ताकि मैं जी मैं हैशटैग भारत से ये कहूँगा कि हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। यानी कि आप हमसे अक्सर आके बातचीत करते रहिए। इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे, दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैखाना बना रहे। मैं आपको भी ईद की बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हैशटैग भारत के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और देश के सभी त्योहारों की शुभकामनाएं। बस सारे लोग गले से लगे रहें, धड़कनें महसूस करें। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, वो हर व्यक्ति मुस्कुराता रहे, बस यही मेरी कामना है। धन्यवाद। सर्वेश अस्थाना जी के बारे में जितना कहा जाता था, हम हमेशा उससे बेहतर और उससे ज़्यादा उनको पाते हैं। हास्य और व्यंग का अगर चलता फिरता शानदार नमूना कहीं अगर देखना हो तो कहा जाता है कि सर्वेश अस्थाना जी को देखिए और उनको सुनिए। तो लाफ्टर डे पर ये ख़ास पेशकश सर्वेश अस्थाना जी की तरफ से थी, भारत की टीम की तरफ से थी। तो आप लोग घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोरोना में सेफ रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सनी गुप्ता के साथ फरीदुल हसन, हैशटैग भारत मुस्लिम।